हेलो बच्चों, मेरा नाम है रिंकू कौशिक। मैं आपके सामने उपस्थित हूँ फिर से। आज हम क्या करने वाले हैं, 2021 में जो गेट का पेपर हुआ है उसमें क्लासिकल मैकेनिक्स में जो जो क्वेश्चन आए हैं उनके सॉल्यूशन के बारे में हम देखेंगे। हम जो ये सॉल्यूशन कर रहे हैं सारे के सारे बच्चों के मेमोरी बेस हैं। बच्चों ने हमें जिस प्रकार से क्वेश्चन बताया कि सर ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, हमने उसके बेस पे क्वेश्चन बनाए और उसके सॉल्यूशन बनाए। हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आए, ये मेमोरी बेस है, ठीक है ना। मैं फिर से ये बात कह रहा हूं कि ये क्वेश्चन कैसे है मेरे बच्चे, मेमोरी बेस है। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो इनके सॉल्यूशन यही होंगे जिसके बारे में अभी मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो चलो हम डिस्कस करते हैं। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है कि एक ऑब्जेक्ट दे रखा है जिसका मास कितना है, कैपिटल एम है, जिसका मास कितना है, कैपिटल एम है, ठीक है। और वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। और एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है, स्मॉल एम है, वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है किस में, एक्स वाई प्लेन में अंडर ग्रेविटी, यानी एक्स वाई प्लेन में ये मूव कर रहा है। तो इसका मतलब जो ये ऑब्जेक्ट है, ये कैपिटल मास एम चलेगा तो ये नीचे जो छोटा मास का जो ऑब्जेक्ट है ये क्या करेगा, ऑक्सीलेट भी करेगा और इधर भी चलेगा कि नहीं चलेगा। तो इसका ऑप्शन हमें 4 दे रखे थे कि पी एक्स की वैल्यू बताइए, पी थीटा की वैल्यू बताइए, पी एक्स इज कंजर्व्ड और नॉट, पी थीटा इज कंजर्व्ड और नॉट, ठीक है। मतलब हमें ये ऑप्शन दे रखे, बताओ इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। भाई पी एक्स के बराबर कुछ वैल्यू लिखी हुई थी, पी थीटा के बराबर भी कुछ वैल्यू लिखी हुई थी, ठीक है। मेरे को नहीं पता वो कितनी लिखी हुई थी, मैंने तो जस्ट ऐसे ही ऑप्शन ले लिए। चलो हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं क्या आता है क्या नहीं आता। चलो जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले क्लासिकल मैकेनिक्स का एक नियम है, जब कभी आपको क्लासिकल मैकेनिक्स में क्वेश्चन सोल्व करने हैं तो आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिसाइड करना पड़ेगा। विदाउट फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, आप बहुत सारी गलतियां कर जाएंगे। तो पहला स्टेप क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो मैंने एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लिया, ये पॉइंट क्या है मेरा ओ, ठीक है। इस पॉइंट के ओरिजिन क्या है, 0 0 0। ये मेरी क्या है, एक्स एक्सिस, ये क्या है ऊपर वाई की तरफ, और जो ये है ये क्या बन गई मेरी, जेड एक्सिस। बहुत बढ़िया। और M1 ये जो ब्लॉक है इसका मास कितना है, कैपिटल एम। इसके कोऑर्डिनेट क्या मान लिए मैंने, मान लिए कि x1 y1 z1। ऐसे ही जो छोटा ऑब्जेक्ट है जिसका मास स्मॉल m है उसके कोऑर्डिनेट क्या मान लिए, x2 y2 z2। बहुत बढ़िया। अच्छा जी, अब मैंने पहले क्वेश्चन में डिफाइन किया हुआ था कि ऑब्जेक्ट मास है केवल और केवल पॉजिटिव एक्स एक्सिस में चल रहा है। यदि ऑब्जेक्ट मास केवल और केवल पॉजिटिव एक्स एक्सिस में चल रहा है तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास कांस्टेंट मोशन है, यानी मोशन को हमने लिमिटेड कर दिया, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। यानी कांस्टेंट मोशन है, यानी जो मास m है ये किधर जा रहा है, केवल एक्स एक्सिस में, यानी ये केवल एक्स एक्सिस में जा रहा है। तो इसका मतलब y1 कोऑर्डिनेट इसका क्या होगा, 0, और z1 इसका क्या होगा, 0, ठीक है। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अच्छा, अब मैं किसकी बात करूं, मैं स्मॉल m की बात करूं जिसका मास स्मॉल m है, तो उसके कोऑर्डिनेट ये दे रखे हैं। क्वेश्चन में हमें फिर से गिवन था कि जो स्मॉल m है वो किस प्लेन में मूव कर रहा है, x और y प्लेन में। तो इसका मतलब z2 की वैल्यू क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी, बिल्कुल बन जाएगी। अच्छा, फिर मैं बात करूं जो ये रोड से कनेक्ट है स्मॉल m और कैपिटल M, तो ये जो रोड है इसकी लेंथ क्या टाइम के साथ चेंज करेगी, नहीं करेगी, ये फिक्स है। यदि ये फिक्स है इसका मतलब है इस लेंथ को, इस रोड के लेंथ को क्या मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। मैंने क्या किया, इसके जो कोऑर्डिनेट है वो और इसका जो कोऑर्डिनेट है वो उसका माइनस ले लिया, उसका स्क्वायर कर दिया, फिर इसका कोऑर्डिनेट y2 उसका स्क्वायर, और ये मैंने किसकी रख दी, इस रोड की लंबाई रख दी जो स्मॉल m और कैपिटल M मास को कनेक्ट कर रही है। बहुत बढ़िया। अच्छा, टोटल मैंने कितने कोऑर्डिनेट लिए थे इनिशियली, 3 इसके लिए थे और 3 6, लेकिन इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट कितनी बन गई, 3 तो ये बन गई और एक ये बन गई, यानी 4। इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट कितनी है, 4। इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट हमारे पास कितनी है बच्चे, 4। अगर इसका मतलब इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट 4 है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा इस सिस्टम का, 2। केवल 2 वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, पूरे सिस्टम को मैं डिफाइन कर पाऊंगा, ठीक है। एक वेरिएबल क्या ले लूंगा मैं, x1 ले लूंगा, और दूसरा वेरिएबल क्या ले लूंगा, थीटा ले लूंगा, और इस पूरे सिस्टम को डिफाइन कर दूंगा, ठीक है। लैग्रांजियन की सबसे अच्छी बात यह है कि सॉल्यूशन को आसान बना देता है। चलो अब मैं बात करूं कि मेरे को क्या लिखना है, मेरे को दूरी लिखनी है कहां से कहां तक, x2। ये दूरी कितनी है मेरे बच्चे, x2, ये दूरी लिखनी है। इस दूरी को मैं क्या लिख सकता हूं, क्या मैं लिख सकता हूं, क्या मैं ये लिख सकता हूं, ये दूरी कितनी है, ये वाली
x1, ये कितनी है x1, और ये l है, इसका एक कंपोनेंट इधर ले लूंगा तो ये क्या बन जाएगी, ये वाली दूरी कितनी बन जाएगी, ये वाली दूरी कितनी बन जाएगी जब इसका एक कंपोनेंट लूंगा, तो l sin थीटा। तो इसका मतलब मैं x2 को क्या लिख सकता हूं, x2 इजिकल टू l sin थीटा प्लस x1। ठीक है, इसका मैंने क्या ले लिया, डॉट ले लिया, यानी टाइम के साथ इसको डिफरेंशिएट कर दिया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। बहुत बढ़िया। फिर मैंने उसी प्रकार से किसको लिखा, y2 को मैंने कैसे लिखा, y2 को मैंने लिखा l cos थीटा। ठीक है, लेकिन अब एक बात ध्यान देने वाली है, ये मेरा ओरिजिन है और y2 तो ये लंबाई ही बैठेगी, यानी इसका एक कंपोनेंट इधर, जो ये लंबाई है y2 की, ये क्या है, ये मेरे पास l cos थीटा है, लेकिन ये ओरिजिन है तो नीचे नेगेटिव, तो माइनस l cos थीटा, यहां पर मेरे बच्चे माइनस आएगा साथ में। ठीक है, इसका मैं क्या करूंगा, एक बार टाइम के साथ फिर से इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। ठीक है, ये क्या बन गया, प्लस बन गया। ठीक है कि नहीं, बहुत बढ़िया। अब काइनेटिक एनर्जी लिखनी है पूरे सिस्टम की, क्योंकि लैग्रांजियन लिखना है, तो काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखूंगा, पहले तो इस कैपिटल एम की काइनेटिक एनर्जी लिखो, फिर इस स्मॉल एम की काइनेटिक एनर्जी लिखो, तो कैपिटल एम की काइनेटिक एनर्जी फिर स्मॉल एम की काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये वैल्यूज निकाल चुका, इसमें पुट कर दी, इसमें पुट करके मैंने सोल्व किया तो मेरे पास ये रिजल्ट आ गया, ठीक है, क्योंकि देखो x2 डॉट ये रख दिया, x2 डॉट की जगह y2 डॉट ये रख दिया, इसको क्या कर दिया, खोल दिया, सोल्व करके मेरे पास ये रिजल्ट आ गया। आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया। मेरे पास ये क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी आ गई, ये आ गई मेरे पास काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मेरे को क्या लिखना है, पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है सिस्टम की। क्या लिखनी है, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है, mgh। h क्या है, इस पॉइंट से यानी इस ओरिजिन से जिस हाइट पे मास m है वो, तो कितनी हाइट पे मास m है, l cos थीटा हाइट पे मास m है। ठीक है, तो ये ओरिजिन है और नीचे जा रहा हूं तो h क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास क्या बन गई मेरे बच्चे, यहां से पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास क्या बन गई, माइनस mgl cos थीटा। समझ में आ गया, ये क्या है mg और l cos थीटा क्या है, हाइट। l cos थीटा क्या है, हाइट। समझ रहे हो ना, ये ब्लॉक m था और ये इस पे स्मॉल m लटका हुआ था और ये एंगल क्या था, थीटा, और ये l था। तो ये कंपोनेंट कितना बन जाएगा, ये वाला कंपोनेंट, ये वाला l cos थीटा, यही हाइट बन गई, क्योंकि ये ओरिजिन था, ओरिजिन से ये हाइट ऑब्जेक्ट की। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब L क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। तो L को मैंने लिख दिया, काइनेटिक एनर्जी निकाल चुका, पोटेंशियल एनर्जी पता है, वैल्यू पुट कर दी। बहुत बढ़िया। और मेरे पास जो ये इक्वेशन है, ये किस चीज की इक्वेशन है, ये किस चीज की इक्वेशन है बताओ, लैग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी ये इक्वेशन ऑफ मोशन है। किस फॉर्म में, लैग्रांजियन। ठीक है, अच्छा, L की वैल्यू पता ही है, बहुत बढ़िया। यहां पर QI डॉट और QI क्या है, ये जनरलाइज कोऑर्डिनेट है। लेकिन मेरे जो लैग्रांजियन इक्वेशन है, मेरे पास जो मेरी ये इक्वेशन है लैग्रांजियन, ये जो लैग्रांजियन इक्वेशन है, ये किस वेरिएबल में है, ये एक x1 वेरिएबल में है और एक थीटा वेरिएबल में है, केवल दो वेरिएबल में है, x1 और थीटा। ठीक है, तो ठीक है, जब कभी मेरे को मोमेंटम निकालना हो तो ये फॉर्मूला है, और देखना हो कि जो कोऑर्डिनेट है वो साइक्लिक है कि नहीं है, तो दूसरे का ये फॉर्मूला है। इन दोनों की सहायता से हम चेक करेंगे। बहुत बढ़िया। चलो, तो क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया था, देखो क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया था, पी एक्स की वैल्यू क्या होगी, पी थीटा की वैल्यू क्या होगी, या पी एक्स कंजर्व्ड होगा, पी थीटा कंजर्व्ड होगा कि नहीं, कंजर्व्ड। ठीक है, तो हमें जब ये चेक करना है तो सबसे पहले देखो कि कौन सा वेरिएबल साइक्लिक है कि नहीं। साइक्लिक देखने के लिए कहां से चेक करोगे, डेल एल बाई डेल क्यू आई। ठीक है, तो सबसे पहले x1 को देखते हैं, x1 को चेक करते हैं कि ये हमारे पास साइक्लिक कोऑर्डिनेट है कि नहीं। तो मैं क्या करूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा किसके रिस्पेक्ट में, x1 के रिस्पेक्ट में। देखो मेरे पास ये इक्वेशन दे रखी है, इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, x1। ये क्या है, डॉट में, ये क्या है, थीटा डॉट में, ये भी क्या है, थीटा डॉट, x1 डॉट, ये क्या है, थीटा, यानी x1 तो इसमें है ही नहीं,
तो जब इसको डिफरेंशिएट करता हूं किसके रिस्पेक्ट में, डेल x1 में, तो मेरे को क्या मिलता है, 0 मिलता है। इसका मतलब x1 क्या है, साइक्लिक कोऑर्डिनेट है। इसका मतलब x1 साइक्लिक कोऑर्डिनेट है, तो px1 क्या है, कंजर्व्ड है। px1 क्या है, कंजर्व्ड है यानी कांस्टेंट है। px1 क्या है, कंजर्व्ड है यानी कांस्टेंट है। ठीक है। अच्छा, इसी प्रकार से मैं किसके लिए चेक करता हूं, थीटा के लिए चेक करता हूं। जब मैंने dl बाई डी थीटा किया तो मेरे पास ये वैल्यू आई। ठीक है, ये तो 0 नहीं है, ये वैल्यू तो मेरे पास 0 नहीं है। इसका मतलब जो थीटा है वो साइक्लिक कोऑर्डिनेट नहीं है। यदि साइक्लिक कोऑर्डिनेट नहीं है तो इसका मतलब p थीटा इज नॉट कंजर्व्ड। ठीक है, p थीटा इज नॉट कंजर्व्ड। ठीक है। अच्छा, फिर मैंने क्या किया, px की वैल्यू निकाली। px की वैल्यू कहां से निकालूंगा, px की वैल्यू कहां से निकालूंगा, इस वाले फॉर्मूले से, इस वाले फॉर्मूले से। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले से, यानी px का हमने वैल्यू से, इस फॉर्मूले से निकाल दी वैल्यू। ऐसे p थीटा की वैल्यू निकाल दी। अब आप मैच कर लेना कि आपकी किस किस वैल्यू से मैच कर रहा है। जो ऑप्शन गिवन है, जो हमने कैलकुलेट किया है, यदि वो बराबर है तो इसका मतलब वो ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं। इसका एक ऑप्शन तो हमारा बिल्कुल करेक्ट है, क्या, px इज कंजर्व्ड, px इज कंजर्व्ड, क्योंकि इक्वेशन में इसने इसको x मान लिया मेरे बच्चे, कोई बुरी बात नहीं, हमने इसको x1 मान लिया। ठीक है, घबरा मत जाना, यहाँ पे तो आपने, यहाँ पे तो px लिखा हुआ, वहां पे px1 लिखा हुआ है। ठीक है, px1 इज कंजर्व्ड, ऐसे समझ लो। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो हमारा करेक्ट है, ये ऑप्शन हमारा क्या है, गलत है। और इन दोनों को मैच कर लेना, जो मैच कर जाए वो ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो हमारे पास ये क्वेश्चन आया हुआ था। अब हम आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, अब हमें क्या दे रखा है कि हमें दो वेक्टर दे रखे हैं, ए और बी, आर कांस्टेंट वेक्टर। कैसे हैं ये, कांस्टेंट वेक्टर हैं, बहुत बढ़िया। हमें एक क्यू दे दिया और एक पी दे दिया। ठीक है भाई, क्यू और पी किस में है, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन में है, ये गिवन है, ये हमें गिवन है कि पी, क्यू और पी क्या है, दीज आर इन कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। तो निकालना क्या है, हमें वैल्यू निकालनी है वेक्टर ए डॉट बी किसके बराबर होगी। ठीक है, किसके बराबर होगी। चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या मान लिया, मोमेंटम मान लिया, क्योंकि पी मोमेंटम की बात कर रहा है, तो मैंने क्या मान लिया, एक पी एक्स आई, पी वाई जे और पी के मान लिया। फिर मैंने ए और बी भी दे रखा है, तो मैंने ए वेक्टर मान लिया। ठीक है, ये हमारा क्या है, वेक्टर ए कैसा है, कांस्टेंट है। इसका मतलब ए एक्स, ए वाई और ए जेड कैसी टर्म है, कांस्टेंट टर्म है। कैसी टर्म है मेरे बच्चे, कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले दिया, ए डॉट पी। जब डॉट प्रोडक्ट लेता हूं तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर मैंने क्या ले लिया, एक बी वेक्टर और माना, ये बी वेक्टर है। इस बी वेक्टर में बी एक्स, बी वाई और बी जेड, ये भी क्या है मेरे बच्चे, कांस्टेंट हैं। ये भी क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है। अच्छा, फिर क्या है, आर, आर क्या है, पोजीशन वेक्टर। तो एक्स आई वाई जे और जेड के। ठीक है, एक्स आई वाई जे और जेड के आर। फिर मैंने क्या ले लिया, इन दोनों के लिए डॉट प्रोडक्ट ले लिया, बी डॉट आर, बी डॉट आर मैंने कर दिया, ये वैल्यूज आ गई। अब मेरे को क्वेश्चन में गिवन ही है क्यू और पी किसके बराबर है, 1 के बराबर। और क्यू और पी हमें दे रखे हैं ये और ये, इनकी वैल्यू निकाल चुका हूं। एक की वैल्यू तो ये रही, ठीक है, और एक की वैल्यू ये रही। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज को मैंने उठा के पुट कर दिया, ये आ गया मेरे पास। ठीक है। अच्छा, अब मैं लगाता हूं, क्या लगाता हूं, इस पे एक्सपेंशन करता हूं इसको। तो ax कांस्टेंट था, bx कांस्टेंट था, यानी इसको इसके साथ लिखा, इसको इसके साथ लिखा। ठीक है, इन दोनों को एक साथ लिखा, तो ये दोनों तो बाहर आ गए, अंदर ये बच गया। फिर मैंने क्या किया, इसको और इसको एक साथ लिख दिया, ये टर्म लिख दी। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, फाइनल में फिर से मैंने क्या किया, इसको और इसको एक साथ लिख दिया, ये टर्म आ गई। बाकी सारी की सारी टर्म 0 बन जाती हैं, इसलिए मैंने नहीं लिखी। ठीक है, बाकी जितनी भी टर्म है वो सारी 0 बन जाती हैं, बहुत बढ़िया। केवल ये सर्वाइव कर दिए तो यही रख दी। ठीक है। अच्छा, अब पी एक्स और एक्स कैप, यानी x और px दे रखा हो तो उनकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। और px और x दे रखा हो तो उनकी वैल्यू क्या होती है, -1 के बराबर होती है। तो इनकी वैल्यू क्या आ गई, -1। इसकी कैसे आ गई, -1। इसकी भी क्या आ गई, -1।
बहुत बढ़िया। अच्छा, जब मैंने क्या किया, -1 कॉमन ले लिया तो माइनस इधर आ गया, बहुत बढ़िया, और ये बच गया ax bx। अब ये क्या बन गया, एक तरीके से ये डॉट प्रोडक्ट बन गया, यानी a डॉट b किसके बराबर आ गया, -1 के बराबर। तो हमारा आंसर क्या आया, a डॉट b का आंसर क्या है, किसके बराबर, -1 के बराबर। चलो अब हम थर्ड क्वेश्चन के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन थर्ड क्या कह रखा था, कि कह रहा है कि फाइंड आउट डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर ए रिंग। भाई रिंग की जगह वो स्फेयर भी दे सकता है, वो डिस्क भी दे सकता है, वो कुछ भी दे सकता है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है मेन, ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने में, ठीक है। कुछ और भी दे सकता है, नहीं पता हमें क्या गिवन है, ठीक है। फाइंड आउट डिग्री ऑफ फ्रीडम, हमें रिंग के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल रहे हैं, ठीक है। व्हेन रिंग इज रोलिंग, गिवन क्या है कि जो रिंग है ये ग्राउंड पे रोल कर रही है। रोल का मतलब, रोल का मतलब क्या होता है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ये v क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, किसके बराबर होगा, आर ओमेगा के, ठीक है। चलो अब व्हेन रिंग इज रोलिंग, रिंग किधर रोल कर रही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, बहुत बढ़िया। ए स्मॉल ऑब्जेक्ट विच हैव मास स्मॉल m विच इज प्लेस्ड इनसाइड रिंग, रिंग के अंदर एक स्मॉल ऑब्जेक्ट जिसका मास क्या है, स्मॉल m, वो रिंग के अंदर रख दिया। अब ये रिंग आगे चलेगी तो ये जो स्मॉल m है ये क्या करेगा, ऐसे ऑक्सीलेट करता रहेगा, ऐसे ऑक्सीलेट करता रहेगा, ऐसे ही ऑक्सीलेट करता रहेगा, ठीक है कि नहीं। तो इसने पूछा इस पूरे सिस्टम की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, तो देखते हैं। मैंने क्या बताया, डिग्री ऑफ फ्रीडम, जब कभी आप क्लासिकल मैकेनिक्स में जब कभी आपको कोई प्रॉब्लम सोल्व करनी है तो सबसे पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपको डिसाइड करना पड़ेगा, उसी के रेस्पेक्ट में हम चीजें सोल्व करेंगे। तो मैंने क्या किया, ये गेंद है, ये चल रही है, इधर रोल कर रही है, कितने से कर रही है, ये मान लो ओमेगा से कर रही है, और इस गेंद का मास कितना है, कैपिटल M है, और इस गेंद का जो रेडियस है वो कितना है, कैपिटल R, ये हमें गिवन है, बहुत बड़ी। ये चल रही है, ये इधर चल रही है, इधर चलेगी तो इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, कितनी मान ली, v वेलोसिटी मान ली। तो मैंने क्या माना, सबसे पहले ओरिजिन डिसाइड कर लिया, ये मेरी x और ये मेरी z और ये मेरी y, ये x ये y और ये z, तो इस प्रकार का ओरिजिन। यहां पर यहां से चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। अब मेरे को एक बात बताओ, क्वेश्चन में क्या कह रखा है, रिंग क्या कर रही है, रोल कर रही है, लेकिन किधर कर रही है, केवल पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस में अगर ये रिंग रोल कर रही है तो इसका मतलब y0 और z0। मैंने क्या किया, इस रिंग का सेंटर ऑफ मास कहां प्रेजेंट होगा, सेंटर पे, उसके कोऑर्डिनेट क्या मान लिए, x y और z। मान लिए कि नहीं मान लिए, बिल्कुल मान लिए। लेकिन ये एक्स एक्सिस में मूव कर रही है तो वाई जेड क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। एक्स क्या बन गया, ये कोऑर्डिनेट बन गया, बना के नहीं बना, बिल्कुल बना। अब स्मॉल m है, ये स्मॉल m क्या कर रहा है, ये ऐसे ऑक्सीलेट कर रहा है, केवल ऐसे ऑक्सीलेट कर रहा है, उसके मैंने कोऑर्डिनेट क्या मान लिया, x1 y1 z1। भाई किसी भी टाइम t पे यहां पर ही प्रेजेंट है, मैंने मान लिया ऐसा, ठीक है। तो उसके कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1 और z1, बहुत बढ़िया। जब और क्वेश्चन में गिवन क्या है, स्मॉल ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, केवल ऑक्सीलेट कर रहा है। कैसे करेगा, प्लेन में ऑक्सीलेट करेगा, प्लेन में ऑक्सीलेट करेगा तो हमारे पास z1 क्या बन जाएगा, 0, केवल एक्स वाई प्लेन में तो ऑक्सीलेट करेगा, z की वैल्यू क्या बन जाएगी, 0, बहुत बढ़िया। अब मेरे को वैल्यू लिखनी है, यानी x1 लिखना है। x1 कैसे लिखूंगा, ये x, ये दूरी यहां से यहां तक की ये दूरी कितनी बन गई, x, और ये दूरी कितनी बन जाएगी, भाई इसका एक कंपोनेंट और ले लूंगा इधर, तो इसका ये रेडियस क्या है, r, एक कंपोनेंट क्या बन जाएगा, r साइन थीटा। तो ये क्या बन गई, r साइन थीटा, ये दूरी, ठीक है। तो टोटल दूरी कितनी बन गई सिस्टम की, x प्लस r साइन थीटा। अरे समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, ये मेरे पास रिंग था, यहां पर मेरे पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये दूरी गिवन है, ये दूरी कितनी गिवन है, x, और इसका ये क्या है, r, इसका एक कंपोनेंट ऊपर लेऊंगा तो ये क्या बन जाएगी, यहां से यहां तक की दूरी ये क्या बन जाएगी, r साइन थीटा। तो टोटल इस पोजीशन ये पॉइंट कितना हो जाएगा, x प्लस r साइन थीटा। ये किसके बराबर होगा, x1 ही तो कोऑर्डिनेट माना था स्मॉल m का, देखो x1 लिख दिया, बहुत बढ़िया। अच्छा अब y1 किसके बराबर हो जाएगा,
ये क्या था x1 और ये हाइट क्या है y1, ये ओरिजिन से, तो y1 क्या बन जाएगा, y1 क्या बन जाएगा r cos थीटा, साथ में माइनस भी आएगा क्योंकि ओरिजिन से नीचे हाइट पर है, तो y1 क्या आ गया माइनस r cos थीटा। अच्छा, अब ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, रोल कर रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास किसके बराबर होगा, आर ओमेगा के, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास किसके बराबर है, आर ओमेगा के। इसका मतलब मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं, x इजिकल टू आर कोस थीटा, बिल्कुल लिख सकता हूं। देखो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि मेरे पास ये गेंद है, ये पॉइंट मैंने क्या मान लिया इसका, मेरे बच्चे ये पॉइंट क्या मान लिया मैंने, इसका ओरिजिन मान लिया, ठीक है। अच्छा, जब ये ओरिजिन माना, इसको दो नाम दे दिए, इसको दे दिया ए और इसको दे दिया बी, और इसका रेडियस कितना है गेंद का आर। अब कुछ टाइम के बाद जो ये बी पॉइंट है ये तो ऊपर चला जाता है, मतलब ऐसे घूमती हुई आ रही, बी पॉइंट ऊपर चला गया, ए पॉइंट कहाँ गया, नीचे आ गया। तो ये कितना चली ये गेंद, देखी जाए तो ये एक्स चली, तो एक्स किसके बराबर होगा, जब ये गेंद क्या x किसके बराबर है, ये गेंद ऐसे घूम के आएगी तो r थीटा के बराबर नहीं होगा, r पाई। भाई ये गेंद ऐसे है ना, ये गेंद ऐसे घूमेगी, तो ये पॉइंट क्या आ गया नीचे और ये पॉइंट कितना चला जाएगा ऊपर, तो ये कितना घूमेगी, केवल इतना ही तो घूमेगी, ये क्या है पाई आर, ये क्या है पाई आर। और जब ये पॉइंट नीचे आ गया, ये पॉइंट ऊपर आ गया, तो ये दूरी कितनी बैठ गई, x इजिकल टू पाई आर। तो मैं x इजिकल टू क्या लिख सकता हूं, आर थीटा लिख सकता हूं, ठीक है। और इस प्रकार को ऐसे भी समझो, va क्या है dx बाई dt, ये क्या है r d थीटा बाई dt, ठीक है। r क्या है कांस्टेंट है, तो x इजिकल टू आर थीटा। अब इसको टाइम के साथ डिफरेंशिएट करोगे तो ऊपर वाली इक्वेशन, तो एक इक्वेशन ये बन गई कांस्टेंट इक्वेशन। तो नंबर ऑफ कांस्टेंट इक्वेशन कितनी आ गई, 2 और एक ये दी 3 और एक ये दी 4। तो नंबर ऑफ कांस्टेंट इक्वेशन कितनी आ गई, 4। 4 क्या है, नंबर ऑफ कांस्टेंट इक्वेशन। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना बचेगा, केवल 2 बचेगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम मेरे बच्चे कितना बचेगा, केवल 2 बचेगा, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। बाकी यदि कोई क्वेश्चन रह गया है तो आप कमेंट करके बता दीजिए कि इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आया हुआ है, हम उसको एनालाइज करके आपके सामने सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। आप इन सॉल्यूशन को देख लेना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।